जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्लास 8 देख रहे हैं और क्लास 8 में जो है हम लोग का चैप्टर नंबर जो है 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का आपको जो है नाम देते हैं तो जो है जब जनता बगावत करती है और 1857। तो ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कैसे जनता बगावत करती है, कैसे इसमें राजा बगावत करते हैं और 1857 की क्रांति क्या थी और ये क्यों हुआ। इन चीज़ों को भी हम लोगों ने इसी क्लास में देख लिया है। ठीक है, और हम लोग जो है आज का लास्ट चैप्टर देखेंगे जो है कि 1857 की क्रांति के बाद जब जो है अंग्रेज इस विद्रोह को भी, इस आंदोलन को दबा देते हैं। ठीक है, इस क्रांति को दबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद की स्थिति क्या थी हमारे भारत में, तो उन चीजों को हम लोग देखेंगे आज क्लास में। ठीक है, तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, विद्रोह के बाद का साल। ठीक है, विद्रोह के बाद का साल। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। यानी आपको पता है कि 1857 में क्या हुआ। तो जो है क्रांति हुई 1857 की क्रांति के बाद जो है इसको दबाने में जो अंग्रेजों को 2 साल का, 2 ढाई साल का जो है समय लग गया और अंततः उन्होंने 1859 में क्या किया, तो जो इस विद्रोह पर नियंत्रण पा लिया। ठीक है, 1859 में। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अब ये जो है लोगों ने विद्रोह क्यों किया, आपको पता है कि जो लोग इन्होंने जो है सारे कारण तो हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि मनमाने ढंग से जो है भारत पर जो है शोषण करते रहे। जनजातियों पर शोषण किया, आम जनमानस पर किया, मजदूर पर किया, किसानों पर किया, बहुत सारी चीजें की हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो है अब अंग्रेज क्या करेंगे, जो है कि पुरानी नीतियों को, पुराने ढर्रों को छोड़ेंगे और कैसे जो है थोड़ा बदलाव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। अब क्या होता है कि 1857 तक राज्य किसका होता है, तो कंपनी का राज्य होता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। तो भारत पर कौन शासन कर रहा था उस समय तक, तो कंपनी कर रहे थे। लेकिन 1858 में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है ब्रिटेन का राज्य हो जाता है भारत पर। यानी अब ब्रिटिश भारत की जो यहीं पर कहानी शुरू होती है। यानी भारत को क्या माना जाता है, तो ब्रिटिश भारत माना जाता है। यानी इसको अब हम लोग जो है उसमें क्या कहते थे, तो ब्रिटिश भारत कहते थे। यानी अब हमारे भारत पर शासन किसका है, तो ब्रिटिश क्राउन का है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ब्रिटिश ब्रिटिश सांसद का है। यानी वहां से जो है कानून बनेंगे और भारत पर लागू होंगे, क्योंकि भारत क्या है, उसका उपनिवेश है ब्रिटिश क्राउन का। समझ रहे हैं। तो यहीं से एक कहानी शुरू होती है और इस कहानी में जो है क्या दिया हुआ है, क्या वो नियम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे, ब्रिटिश संसद ने 1858 में, अब इसके पहले कौन कानून बना रहा था भारत के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी अपने जो है डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर के द्वारा, अपने जो है अपने अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिश संसद कानून बनाएगी 1858 के बाद। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुए, तो सारे जो है शक्ति किसको सौंप दिया गया, तो जो है ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, ब्रिटिश सांसद को, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यानी भारतीयों पर और जो है नीतिगत जो है शोषण किया जा सके। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भारतीयों के लिए कोई बहुत बड़ा जो है उपहार आने वाला है। ठीक है ना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप जो है सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी समझ रहे हैं आप लोग कि ब्रिटिश सांसद के एक जो है, ब्रिटिश संसद के एक मेंबर को, एक सांसद को क्या किया जा रहा है, एक वहां के मंत्री को तो भारत मंत्री माना गया। ठीक है ना। अब वो निर्णय लेगा और भारत पर जो है वो नीति लागू होगी। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। यानी जो पहले भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है ना, तो जो है इस गवर्नर जनरल को क्या किया गया, तो भारत का वायसराय कहा जाने लगा कि ये जो क्या होगा, तो ये भारत का वायसराय होगा, वायसराय होगा। ठीक है, इसी को हम लोग जो है 1947 में अपने संविधान में जो है भारत का राष्ट्रपति की नियुक्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जो है जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी मैंने बताया ना आपको कि जो है ब्रिटिश जो सांसद है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है भारत को अपने हाथों में ले लेती है। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी अब यहाँ पर आश्वासन क्या दे रहा है, किया जा रहा है भारतीयों को। इसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है कि जितने जितना जो है
अपना विस्तार किया है, वो कर रहे थे साम्राज्य विस्तार, भूमि विस्तार, लेकिन अब वो विस्तार नहीं करेगी, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो भारतीयों को जो है भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उस जो है जनता के भूमि पर भी कब्जा नहीं होगी। ठीक है, उन्हें अपनी रियासतें, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। यानी इस जनता से कहा गया, भारतीयों से, कि आप क्या करिए कि ब्रिटेन की महारानी को क्या करिए कि अपना जो है शासक जो है मान लीजिए, मन से मान लीजिए, और क्या क्या, क्या करेंगे हम लोग बदले में, तो आपको जो है पूरी तरह से छूट दे रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो काम बादशाह कर रहा था, कि जो है अन्य राज्यों के क्या कर रहा था, उन राजाओं को तो जो है शासन करने की छूट दे रहा था, थोड़े से टैक्स लेकर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो स्थानीय जो शासन है, शासक हैं, जो राजा महाराजा हैं भारत के, तो अब शासन करेंगे अपने क्षेत्र पर, किसके अंतर्गत, महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत। ठीक है ना। सेना में जो है भारतीय सिपाहियों के अनुपात कम करने, यानी जो है उनका जो हाइट कम करने, जो है सॉरी, यहाँ पर जो भारत सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। जो है सिपाही अनुपात का मतलब कि जो पहले क्या था, कि मान लीजिए ये ब्रिटेन की जो है सेना है, अब ब्रिटिश की सेना में क्या होता था कि मान लीजिए जो है मान लीजिए ब्रिटेन का कोई अगर सैनिक आता है भारत में, तो सैलरी ज़्यादा लेगा, इसलिए क्या करते थे ये लोग, तो भारतीय सैनिकों को शामिल किए हुए थे। तो लगभग लगभग इतना जो है सब क्या है, तो भारतीय सेना है, भारतीय सिपाही, और मान इतने तुच्छ जो है लोग ही अंग्रेजी सेना है, तो भाई जाहिर सी बात है ये लोग तो इस पर हावी होंगे। लेकिन यही काम क्या करती है अंग्रेजी जो है सांसद जो है, ब्रिटेन के जो सांसद है, कि अब वो क्या करती है कि अपना जो क्षेत्र है, यानी जो ब्रिटेन के जो सैनिक है, यानी सैनिकों की संख्या इतना कर देती है, और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर देते हैं, क्योंकि अब सेना कम रहेंगे तो विद्रोह छोटा सा होगा, उसको दबा दिया जाएगा। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी जो है क्योंकि इसके पहले आपको पता है कि जो अवध के लोग, बिहार के लोग, मध्य भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग क्या किए थे, तो जो है विद्रोह में शामिल थे 1857 की क्रांति में। इससे कंपनी सरकार और दोनों डर गए थे। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा बाहरी लोगों को लेकर आया जाए अपने सेना में भर्ती करने के लिए, क्योंकि बाहरी लोग जो है विरोध क्यों करेंगे। सिखों को लेकर आया गया, सिख को लेकर आया गया, पठानों को लेकर आया गया। ठीक है ना। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह हुआ, शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। और वो जो है अंग्रेज से मानते थे कि जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जो हमारे शत्रु हैं। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। इन अंग्रेजों को लगता था कि जो है ये विद्रोह किसने खड़ा किया है, कि जो है मुस्लिमों ने खड़ा किया है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है ना। अंतिम अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, क्योंकि इसके पहले इन्होंने जो है सती प्रथा का विरोध करके जो है लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया था। ये भले ही सामाजिक दृष्टि से सही हो, लेकिन ब्रिटेन के शासन के तहत जो है सही नहीं था, क्योंकि उनका शासन जो है छीन जाएगा। ठीक है ना। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार जो है 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ठीक है ना। अब ये देखिए, जो रेड रेड दिया है ना, ये रेड जो है रेड दिया है, वो विद्रोह के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, और जो ब्लैक दिया है वो विद्रोह के अन्य केंद्र है, जहाँ से छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। लेकिन जो मेन केंद्र है वो कौन कौन से थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मेरठ है, दिल्ली थी, बरेली था, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, फैजाबाद था। यानी भारत के देख सकते हैं आप, इसी क्षेत्र में यही लोग जो है खास करके विद्रोह किए थे। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है घबराना नहीं है, याद रखेंगे। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर भारत में कुछ विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जो है कौन से हैं, ये उत्तर भारत के कुछ केंद्र हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, तो आपके लिए एक स्टोरी दी गई है, तो आप जो है इस स्टोरी को अपने हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, परंतु ये कहानी जो है समझने में आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। आप कहानी समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन में भी आसानी होगी। तो 2 पेज का दिया हुआ है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। केस स्टडी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप जो है इसे स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप वनडे एग्जाम करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर जो है 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर उन्हें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग जो है निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके कमेंट का विद इन 1 आवर्स आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे मेरे द्वारा, ठीक है। बाकी कोई आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप ऊपर दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये जो है बैच किसके लिए है, क्या सिस्टम है। नहीं तो इंट्रोडक्शन क्लास भी आपके जो है इसी यूट्यूब पर अपलोड की गई, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट डे लिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।